है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे मुंह पर तो प्राय मुझे मुंह पर प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल और किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी हिलोर ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगजी घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अषाढ़ में अगर आम और जामुन ना मिले तो चिंता की बात नहीं। अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। लेकिन क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर से उड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा सा ज्वर, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात के 12 बजे के बाद। तो बच्चों, यहां पर ज्वर से अभिप्राय बुखार से है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा धोकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती, सन्न से सफेद बालों के सिरों से सद टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती। कभी दादी पंखा झलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम गल तो गई है, कोई बीमार घर में सीधे आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस कहानी में यह समझा है कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए उस जमाने में खो जाता है कि किस प्रकार वह झाग भरे हुए जल में कूदा करता था और दादी के साथ बिताए हुए अपने सभी दिनों को वह याद करता था कि किस प्रकार उसकी दादी उसके जरा सा बीमार पड़ जाने पर कैसे चिंतित हुआ करती थी और पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती थी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विशुष्का के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या ग्लाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे भी अब आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज में अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबु। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की सीसी की तिताई से के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ तक कहानी पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होता है कि लेखक दादी के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करते हुए कहता है कि जब मुझे बुखार आता था तो दादी माँ मेरी किस तरीके से तीरमारदारी करती थी। लेकिन आज चूंकि जब मैं बड़ा हो चुका हूं और शहर में नौकरी कर रहा हूं तो बुखार अब भी आता है तो नौकर मुझे पानी दे जाता है और मैस खाने में खिचड़ी बनाकर दे जाता है और कुनैन के डर से बुखार भाग जाता है।
तो लेखक कहता है कि इस बुखार में वो मजा नहीं है जो दादी के टाइम पर बुखार आने में आनंद हुआ करता था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि लेखक ऐसा क्यों कहता है। अब कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर भी दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है, लेकिन सब जानते थे कि दादी माँ करती कुछ नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है और उससे गुस्से से डांट रही हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने में। कहती है फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी बार फसल कटेगी। इस पर धन्नो कहती है दे दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई अपने दोनों हाथों से आंचल पकड़ी दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आई हूं। दादी ने गुस्से से उसको दूर कर दिया और खुद भी दूर हो गई। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने कहा जाने दो दादी। मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। इस पर दादी गुस्से में मुझसे बोलती है चल चल, चला है समझाने मुझे। मैं चुपके से आंगन की ओर गया। कई दिन बीत गए, इस प्रसंग को लगभग एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने वेहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान करे, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो। रामी की चाची कहती है देवता है दादी तुम्हारी बेटा, देवता। पर उस रोज तो बहुत डांट रही थी आपको। तो रामी की कहती है वह तो बड़े लोगों का काम है बापू, रुपए देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन लेखक के भाई का नाम है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात का अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की तो दादी माँ ने बिगड़ते हुए कहा, अरे लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास में ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, तो निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर मेरी हंसी रुकी नहीं और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी है कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, कहो तो दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। इतने पर दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। और अगली सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। बोलती है कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती हैं। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती हैं। उन्हें तो संसार धोखे की टट्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया था। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की थी
वह घर की तो नहीं थी, सारा पैसा उधार का आया था। और दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत की हड्डियों में घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। मैंने धीरे से कहा, दादी माँ। इतना सुनने के बाद बोलती हैं, क्या है रे तू तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? इतने पर दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल पहले खाना खा ले। मैंने कहा, धोती तो बदल लो दादी। दादी ने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, और वे मुझे खींचती हुई रसोई की ओर ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं और आपस में ही बात करते हुए कहते हैं कि दूसरा चारा ही क्या है, रुपया तो कोई देता नहीं, कितने को तो अभी पिछले के बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए थे। इतने में दादी आती है और कहती है, क्यों रोता है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं अभी जिंदा हूं। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, बेटा पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे। सचमुच दादी माँ मुझे साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे पेड़ के से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठा है और मेरे हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं और आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार ही अपने बाप से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?